हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12th हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। आपको हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे, साथ में मिलेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो हमारी क्लास 12th बायोलॉजी यूनिट नंबर 7 दैट इज जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, और इस यूनिट का हम पहला चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जो कि था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अब चलते हैं हम इस यूनिट के सेकंड चैप्टर की तरफ, जो कि है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आपके एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 5 के नाम से है, और इस वीडियो में हम इस चैप्टर का चैप्टर ओवरव्यू एंड इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करने वाले हैं। आई होप आप सब बच्चे आ गए होंगे और सबकी अटेंडेंस भी लग चुकी होगी। अटेंडेंस कैसे लगाना है पता है ना सबको? कैसे लगाना है जल्दी बताओ। हाँ, तो वीडियो को लाइक करके और वीडियो को शेयर करके आपको अपनी अटेंडेंस लगानी है, राइट? आपकी प्रेजेंस दिखानी है। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर ओवरव्यू से। तो चैप्टर ओवरव्यू में हम क्या डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम इस चैप्टर में, राइट? तो सबसे पहले हम डीएनए के बारे में पढ़ेंगे कि डीएनए क्या होता है, राइट? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्या होती है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए क्या होता है, पैकेजिंग कैसी होती है डीएनए की, राइट? तो ये सब कुछ हम कहाँ पढ़ने वाले हैं? डीएनए के अंदर, राइट? तो डीएनए में हम क्या पढ़ेंगे जल्दी बताइए? स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, है ना? तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं हम, एंड पैकेजिंग ऑफ डीएनए, राइट? हेलिक्स जो होता है, डीएनए हेलिक्स की पैकेजिंग कैसे होगी वो पढ़ने वाले हैं, राइट? इतना क्लियर है? उसके बाद द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, जो कि आपका एनसीईआरटी का नेक्स्ट टॉपिक है। इसके अंदर हम पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, क्या पढ़ेंगे? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ओके, और क्या पढ़ने वाले हैं? बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ओके, तो ये हम किस में पढ़ने वाले हैं? द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल के अंदर। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? और जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। ये भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि डीएनए जो है वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, इसे कैसे प्रूव किया गया, राइट? तो ये सब हम किसमें पढ़ने वाले हैं? हमारे द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, राइट? फिर हम
आरएनए वर्ल्ड में पढ़ेंगे कि आरएनए क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, एज अ एडेप्टर भी काम करता है आरएनए, राइट, और ये जो है इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी भी होती है, ये सब कुछ हम आरएनए वर्ल्ड में पढ़ेंगे, राइट। तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं आरएनए वर्ल्ड में, समझ में आ गया। देन नेक्स्ट जो है आपका वो क्या हो जाएगा, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, सेंट्रल डोग्मा प्रोसेस क्या होती है, ओके। तो यहाँ पर हम अडेप्टर, ठीक है, और क्या पढ़ेंगे, कैटालिटिक एक्टिविटी आरएनए की, राइट। और रेप्लिकेशन में हम क्या पढ़ेंगे कि डीएनए से डीएनए कैसे बनता है ना, डीएनए से डीएनए कैसे बनता है ये पढ़ेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन में क्या पढ़ेंगे, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। और क्या पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हम किस में पढ़ने वाले हैं, रेप्लिकेशन में। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, जेनेटिक, हम पढ़ेंगे द मशीनरी एंड द एंजाइम, कि कौन कौन से एंजाइम यहां पर नेसेसरी होते हैं किसके लिए, डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए, राइट। तो ये सारी चीज हम किस में पढ़ेंगे, रेप्लिकेशन में। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन में हम क्या पढ़ेंगे कि कैसे डीएनए से आरएनए बनाया जाता है, राइट। डीएनए से कैसे आरएनए बनाया जाता है ये हम किस में पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन में। तो पहले इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, बहुत ज्यादा भर गया बोर्ड, कुछ समझ ही नहीं आ रहा मेरे को, तो इतना सारा लिख दिया उस पर, ओके। बहुत कुछ है ना इस चैप्टर में पढ़ने के लिए, इसीलिए इतना सारा बोर्ड भर गया है। तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। तो ट्रांसक्रिप्शन में हम क्या पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ आरएनए, आरएनए के टाइप्स पढ़ेंगे कि टीआरएनए क्या होता है, एमआरएनए क्या होता है ना। टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए, एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए, है ना। ये सब हम यहाँ पर पढ़ने वाले। तो टाइप्स ऑफ आरएनए पढ़ेंगे। जेनेटिक कोड में हम क्या पढ़ेंगे, जेनेटिक कोड में हम क्या पढ़ेंगे कि म्यूटेशन कैसे होता है, ये सब कुछ पढ़ने वाले जेनेटिक कोड में, राइट। तो म्यूटेशन के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर, ओके। इतना समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताइए। तो म्यूटेशन पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, एंड जेनेटिक कोड, एंड जेनेटिक कोड, राइट। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, यहां पर पढ़ेंगे टीआरएनए, क्या पढ़ेंगे, टीआरएनए, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर आरएनए। क्या बोलेंगे, ट्रांसफर आरएनए, राइट। ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है कि आरएनए से कैसे हमें प्रोटीन बनाना है, राइट। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, तो यहां से आरएनए टू प्रोटीन फॉर्मेशन, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन, राइट। फिर उसके बाद रेगुलेशन पढ़ेंगे हम, जीन रेगुलेशन, है ना, लैकोपेरॉन वगैरह। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलिए, तो आगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, लैकोपेरॉन पढ़ेंगे हम। यहाँ क्या पढ़ेंगे, लैकोपेरॉन, राइट। और क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ने वाले हैं, है ना, कि ह्यूमन के अंदर जीनोम जो है, मतलब जीन जो है उसका अरेंजमेंट कैसा है, कितने नंबर ऑफ जीन्स होते हैं, कितनी बुक्स में लिखा गया, कैसे कैसे अरेंजमेंट है, कहाँ कहाँ इसका हमने प्रूव किया गया, ये सब कुछ पढ़ेंगे। देन उसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, है ना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहाँ यूज करते हैं हम, ये सब कुछ पढ़ेंगे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे करते हैं वो सब पढ़ेंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और लास्ट में करेंगे हम
कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। तो ये हमारा चैप्टर ओवरव्यू हो गया, राइट। तो ये सब कुछ हम लाइन से पढ़ने वाले हैं, कैसे कैसे हम सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए तो आगे बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट पे। तो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में क्या बोल रहे हैं, इन द प्रीवियस चैप्टर मतलब इससे पहले वाला चैप्टर कौन सा, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, यू हैव लर्न द इनहेरिटेंस पैटर्न। आपने वहां पर इनहेरिटेंस पैटर्न देख लिया। इनहेरिटेंस पैटर्न का मतलब क्या होता है मैम, इनहेरिटेंस पैटर्न का मतलब होता है कि कैसे जीन या कैरेक्टर का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है, इसे हमने इनहेरिटेंस पैटर्न कहा, राइट। एंड द जेनेटिक बेसिस ऑफ सच पैटर्न, और इसका जेनेटिक बेसिस क्या है इस पैटर्न का, वो सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए एट द टाइम ऑफ मेंडल के समय के टाइम, है ना, मेंडल के समय, द नेचर ऑफ दोज फैक्टर्स, है ना। तो यहां पर इन्होंने फैक्टर, मेंडल ने कौन सा शब्द यूज करा था, फैक्टर। किसको, किसके लिए फैक्टर वर्ड यूज किया था, जीन के लिए। तो इन्होंने बोला था एट द टाइम ऑफ मेंडल द नेचर ऑफ दोज फैक्टर रेगुलेटिंग द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस वाज नॉट क्लियर। तो मेंडल साहब के टाइम पर ये चीज क्लियर नहीं थी कि फैक्टर जो है वो कैसे रेगुलेट कर रहा है इनहेरिटेंस पैटर्न को, राइट। उन्होंने बता दिया था कि भाई ये क्या हो रहा है, वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है, बट इसका पैटर्न क्या है, कैसे ये इनहेरिट हो रहे हैं, ये नहीं बता पाए थे, राइट। ओवर द नेक्स्ट 100 years, बाद में द नेचर ऑफ द putative genetic material was investigated, culminating in the realization that DNA deoxyribonucleic acid is the genetic material at least for the majority of organism। 100 साल बाद जब हमने फिर से स्टडी करी इस चीज पर, तो जब पता चला कि भाई यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है ना, इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, डीएनए है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या है, डीएनए। ऐसा क्यों बोला मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मतलब मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऐसा क्यों बोला, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड भी होता है, इसलिए इन्होंने लिखा है मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। पहले यही सोचा गया था कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, पहले यही सोचा गया था कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, बट फिर करेक्ट किया गया कि नहीं, आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। और इसे प्रूफ करने के लिए काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे जो कि हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ओके, इन क्लास 11th यू हैव लर्न दैट न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो आपने क्लास 11th में बायोमोलिक्यूल पढ़ा होगा, एंड बायोमोलिक्यूल में आपने न्यूक्लिक एसिड पढ़ा होगा, पढ़ा था। न्यूक्लिक एसिड में आपने न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड पढ़ा होगा, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा, जल्दी बताइए, पढ़ा था ना पक्का कि नहीं मैम, हम तो ऐसे ही पास हो गए थे। हमने जब न्यूक्लिक एसिड पढ़ा था वहां पर, तो हमने पढ़ा था कि कुछ न्यूक्लियोसाइड होते हैं। उससे पहले हमने पढ़ा था नाइट्रोजनस बेस के बारे में, किसके बारे में, नाइट्रोजनस बेस के बारे में। और हमने पढ़ा था कि शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस जो है ये मिलकर एक क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड। वहीं पर फिर दूसरा क्या था कि इसी न्यूक्लियोसाइड में क्या जुड़ जाए, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाए, तो वो क्या कहलाता है, हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोटाइड। क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोटाइड, राइट। और ऐसे भी बोल सकती हूं मैं कि न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड प्लस हम और क्या बोल सकते हैं, फॉस्फेट। ये दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। तो मैं दोनों तरीके से बोल सकती हूँ। मैम हमें ये नहीं समझ में आ रहा आप ये क्यों पढ़ा रही हो,
क्योंकि न्यूक्लिक एसिड जो है वो पॉलीमर, देखो न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के हो सकते हैं, कौन कौन से, डीएनए और आरएनए, है ना, ये दोनों के दोनों क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, क्या है, न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड जो है वो पॉलीमर है, क्या है, पॉलीमर। किसका पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, राइट। मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़कर एक पॉलीमर यूनिट बनाते हैं जिसे हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ये जो पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन है ये सिंगल भी हो सकती है और डबल भी हो सकती है। अगर सिंगल है तो वो क्या कहलाएगी, आरएनए, अगर डबल है तो वो किस में आ जाती है, डीएनए में, राइट। फिर वो डिपेंड करता है कि उसमें कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस होते हैं, उन सब के बेसिस पर हम बताते हैं कि आरएनए है, डीएनए है, सिंगल स्ट्रैंडेड है, डबल स्ट्रैंडेड है, वो सब हम इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं, राइट। तो इन्होंने ये कहा कि आपने क्लास 11th में ये पढ़ के आए हैं कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, और न्यूक्लिक एसिड जो है वो पॉलीमर है, किसका, न्यूक्लियोटाइड का, पॉलीमर। अब पॉलीमर से आप क्या समझते हैं, एक शब्द है पॉलीमर। पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी, पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी। मर का मतलब होता है यूनिट, मर का मतलब क्या होता है, मर का मतलब होता है यूनिट। तो पॉलीमर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें काफी ज्यादा यूनिट जुड़ी हुई है। वहीं पर मोनोमर क्या होता है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, क्या होता है, सिंगल या वन, और मर का मतलब यूनिट। तो देखिए बहुत सारे मोनोमर मतलब बहुत सारी सिंगल यूनिट जुड़कर क्या बनाती है, पॉलीमर, है ना। तो यहाँ पर बहुत सारी सिंगल यूनिट जुड़ी किसकी, न्यूक्लियोटाइड की, और न्यूक्लियोटाइड की बहुत सारी सिंगल यूनिट मोनोमर यूनिट जुड़कर क्या बनाती है, पॉलीमर, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड। क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड। इतना क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी बताइए, इतना क्लियर हुआ तो जल्दी से फटाफट बिना किसी देरी के जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया क्या, हम आगे बढ़े, चलिए तो चलते हैं आगे। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड मतलब आरएनए are the two types of nucleic acid found in living system। तो इन्होंने क्या बोला कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में डीएनए भी कहते हैं, वहीं पर राइबोन्यूक्लिक एसिड जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में आरएनए भी कहते हैं। ये दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड है जो कि कहाँ मिलते हैं, कहाँ फाउंड होते हैं, लिविंग सिस्टम के अंदर। कहाँ पर, लिविंग सिस्टम के अंदर, मतलब ऑर्गेनिज्म में, प्लांट्स में, राइट। चलिए, डीएनए एक्ट एज द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए। अब कुछ बच्चों को ये डाउट होगा कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, राइट। जेनेटिक मटेरियल वो मटेरियल होता है जो आपकी बॉडी की पूरी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, राइट। मतलब वो मटेरियल जो जीन को कैरी कर रहा है, मतलब डीएनए। कौन, डीएनए। और डीएनए कंडेंस्ड होकर क्या बनाता है, क्रोमोसोम। तो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, जिसके पास आपकी बॉडी की हर एक इंफॉर्मेशन होती है। इसलिए तो बोलते हैं न्यूक्लियस के पास कुछ स्पेशल है क्या, कुछ स्पेशल नहीं है। उसके पास स्पेशल एक ही चीज है कि उसके पास आपके बॉडी का जेनेटिक मटेरियल होता है। इसीलिए उसको बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। बोलते हैं ना ब्रेन ऑफ द सेल या सेंटर ऑफ द सेल। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो आपकी बॉडी की पूरी इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा है, इसीलिए उसे जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। और ये इंफॉर्मेशन किसके फॉर्म में है, जीन के फॉर्म में। किसके फॉर्म में है, जीन के फॉर्म में। ओके, तो ज्यादातर जो ऑर्गेनिज्म है उसमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए। ओके, कुछ जो वायरस है उनमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी होता है। ओके, इसलिए बोला है कि मोस्ट ऑफ द, तो आपको ये वर्ड को हाईलाइट करना है, मोस्ट ऑफ द में, है ना। आरएनए दो इट ऑल्सो एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल के जैसे बिहेव करता है, एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। इन सम वायरस, आ गया, इन सम वायरस मोस्टली फंक्शन एज मैसेंजर। बट ये मोस्टली किसके जैसे, हाँ, कुछ वायरस में ये जेनेटिक मटेरियल के जैसे बिहेव करता है, बट ज्यादातर ये फंक्शन करता है एज अ मैसेंजर। मैसेंजर क्या होता है,
जल्दी बताइए। मैसेंजर एक ऐप है मैसेंजर, तो मैसेंजर क्या है? मैसेज को डिलीवर करता है। मैसेज क्या है? एक इंफॉर्मेशन है, आपने यहाँ पर टाइप किया कुछ चीज, वो इंफॉर्मेशन है जो कि क्या हुई, दूसरे जगह कैरी फॉरवर्ड हुई, राइट? क्या हुई? कैरी फॉरवर्ड हुई। तो यहाँ पर किसी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए, कैरी फॉरवर्ड करने के लिए किसका यूज किया जाता है? आरएनए का, राइट? तो बहुत कम वायरस में ये जेनेटिक मटेरियल है, बट इसका मेन जो फंक्शन है वो मैसेंजर का फंक्शन है। आरएनए हैज एडिशनल रोल एज वेल, आरएनए का दूसरा रोल भी है ना? आरएनए काफी काम की चीज है। RNA has additional role as well. It functions as adapter, structural and in some cases as a catalytic molecule. तो कैटालिटिक मॉलिक्यूल किसके लिए बोला है इन्होंने? कैटालिटिक मॉलिक्यूल इन्होंने बोला है राइबोजाइम के लिए। राइबोजाइम क्या है? एक ऐसा एंजाइम है जो क्या करता है? रिएक्शन को फास्ट कर देता है। और नॉर्मली आपने पढ़ा कि एंजाइम क्या होते हैं? टर्शरी स्ट्रक्चर होते हैं, किसका? प्रोटीन का। बट ये राइबोजाइम जो है ये एंजाइम तो है, बट ये क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। क्या है? न्यूक्लिक एसिड, राइट? तो आरएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है, ओके। इसका दूसरा काम, जो मेन काम है, वो मैसेंजर के जैसा है। उसके अलावा भी इसके एडिशनल फंक्शंस होते हैं, जैसे कि एडाप्टर का, है ना? एडाप्टर का मतलब क्या होता है? किसी चीज को ये क्या कर रहा है? एडाप्ट करके रख रहा है और आगे पहुंचाएगा। हम पढ़ेंगे जब ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चर बनाता है, एंड इन सम केसेस एज अ कैटालिटिक मॉलिक्यूल। ओके, इतना समझ में आया? तो बेटा याद रखना, जैसे कि हम बात कर रहे हैं जो हायर ऑर्गेनिज्म है उनमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए, है ना? क्या होता है? डीएनए। एक बॉडी के अंदर दो जेनेटिक मटेरियल नहीं होते। आप बोलो कि मैम आपके अंदर डीएनए भी है और आरएनए भी है, तो मैम इसमें से जेनेटिक मटेरियल कौन है? दोनों है? नहीं, दोनों जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकते। हाँ, दोनों प्रेजेंट जरूर हो सकते हैं, बट जेनेटिक मटेरियल के जैसे कोई एक ही बिहेव करेगा, राइट? अगर डीएनए है तो डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल बिहेव करेगा। मैम समझ नहीं आया, जेनेटिक मटेरियल के जैसे बिहेव करेगा मतलब ये न्यूक्लिक एसिड क्या करेगा? इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करेगा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, राइट? ये सारी इंफॉर्मेशन को कैरी करेगा। हाँ, आरएनए भी रहेगा, बट आरएनए जेनेटिक मटेरियल के जैसे बिहेव नहीं करेगा। फिर वो किसके जैसे बिहेव करेगा? मैसेंजर के जैसे, एडाप्टर के जैसे, स्ट्रक्चरल के जैसे और कैटालिटिक मॉलिक्यूल के जैसे काम करेगा, राइट? वहीं पर अगर किसी के अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल है तो उसके अंदर डीएनए नहीं होगा, राइट? अगर आरएनए जेनेटिक मटेरियल है तो डीएनए नहीं होगा, ओके? और किसी के अंदर डीएनए जेनेटिक मटेरियल है तो आरएनए होगा, बट वो जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा। बहुत कंफ्यूजिंग है, बट छोटी सी चीज है। अगर आपने समझ गए तो बिल्कुल आपको कभी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। डीएनए जो है ज्यादातर में जेनेटिक मटेरियल होता है, आरएनए कुछ वायरस में जेनेटिक मटेरियल होता है। एक बॉडी के अंदर डीएनए और आरएनए दोनों हो सकते हैं, बट जेनेटिक मटेरियल के जैसे कोई एक ही बिहेव करेगा जो कि है डीएनए। वहीं पर जिसमें आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल बिहेव कर रहा है उसमें डीएनए नहीं होगा, राइट? तो सारे पॉइंट क्लियर, क्रिस्टल क्लियर? जल्दी बताइए। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इन क्लास 11th यू हैव ऑलरेडी लर्न द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो आपने क्लास 11th में न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर याद नहीं है या हमने मक्कारी करी थी मैम 11th क्लास में, तो आप इतना बिल्कुल हम पर रिलाय मत करिए। तो कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल पढ़ाऊंगी ही ये चीज। तो एंड the way these monomer unit are linked to form nucleic acid polymer। और वहीं पर आपने ये भी पढ़ा था कि कैसे ये मोनोमर यूनिट, कैसे ये न्यूक्लियोटाइड जुड़ जुड़ के लिंक होकर एक पॉलीमर यूनिट बनाते हैं जिसे हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ये चीज भी आपने पढ़ ली थी वहां। बट मैम हमने तो कुछ नहीं पढ़ा, हमें तो कुछ नहीं आता। तो डोंट वरी, आप मेरे पास आए हो, मैं पढ़ाऊंगी आपको हर चीज, मैं कराऊंगी यहाँ पर। बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, कोई टेंशन नहीं। ये बिल्कुल मत सोचना कि 11th में नहीं पढ़ के आए तो अब क्या होगा, मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगी आपको, ओके? आप देखिए, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए।
तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पढ़ेंगे। और वो डीएनए किससे बना है वो तो हमें पता ही है, इट्स रेप्लिकेशन, और इस डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है वो पढ़ेंगे। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग आरएनए फ्रॉम डीएनए, मतलब ट्रांसक्रिप्शन, कि कैसे डीएनए से आरएनए को बनाते हैं, ये पढ़ने वाले हैं, जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन भी कहते हैं। एंड द जेनेटिक कोड दैट डिटरमाइंस द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, और हम जेनेटिक कोड पढ़ने वाले हैं जो क्या डिसाइड करता है, डिटरमाइन करता है कि अमाइनो एसिड का सीक्वेंस क्या है प्रोटीन के अंदर, राइट। द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जिसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं, है ना, कि प्रोटीन की सिंथेसिस कैसे हो रही है, जिसे हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। एंड एलिमेंट्री बेसिस ऑफ देयर रेगुलेशन, और इसका रेगुलेशन कैसे होता है, ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं, राइट। इतना क्लियर है? जल्दी से फटाफट बिना किसी देरी के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, द डिटर्मिनेशन ऑफ कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम ड्यूरिंग लास्ट डिकेड हैज सेट इन न्यू एरा ऑफ जीनोमिक्स। इन्होंने क्या बोला कि डिटर्मिनेशन का मतलब, जल्दी बताइए, कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। तो हमने क्या बोला है, हम कुछ लास्ट एरा में, हमारे जो न्यू एरा था जो हमारा अभी उसमें हमने डिटरमाइन कर लिया है कि डीएनए के अंदर, जेनेटिक मटेरियल के अंदर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस क्या है। न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस अलग अलग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि उस न्यूक्लियोटाइड में आपका नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजनस बेस जुड़ा है, मतलब बेस पेयर जुड़ा है, और वो बेस पेयर काफ़ी काम की चीज़ है। अगर वो बेस पेयर चेंज हो गया तो सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, तो जीन में म्यूटेशन हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर ह्यूमन जीनोम में हमने क्या डिटरमाइन किया है, कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, है ना, ड्यूरिंग लास्ट डिकेड एंड सेट इन new era for genomic. In the last session, the essentials of human genome sequencing and its consequences will also be discussed, है ना। यहाँ पर हमने लास्ट सेशन में क्या डिस्कस करना है, essentials of human genomic sequence। तो ह्यूमन जीनोमिक सीक्वेंस का क्या रोल है, क्यों ये इसेंशियल है भाई। अगर बताओ, अगर आपको ह्यूमन जीनोमिक सीक्वेंस नहीं पता होगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा डिसऑर्डर हो रहा है, म्यूटेशन किसकी वजह से हो रहा है, क्या इस म्यूटेशन को हम करेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वो चीज़ पता है तो आप इजीली उसे करेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज तो फिर आप समझ रहे हैं हमारी साइंस जो है वो ऊपर तक नहीं पहुंच पाएगी, और हमें वहां तक पहुंचाना है उसको। ओके, चलिए अब देखिए, लेट अस बिगिन आवर डिस्कशन बाय first understanding the structure of the most interesting molecule in the living system, that is the DNA। तो इन सबको पढ़ने से पहले, सीक्वेंस से पढ़ने से पहले हमें डीएनए के बारे में जानना है कि डीएनए क्या होता है, इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड कैसे अरेंज होते हैं, तभी तो जाकर हम सीक्वेंस पढ़ पाएंगे, है ना। इन सब्सिक्वेंट सेशन we will understand that why it is most abundant genetic material and what its relationship is with RNA। तो हम सब्सिक्वेंट सेक्शन में हम पढ़ने वाले हैं कि डीएनए इतना ज़्यादा अबंडेंट क्यों है और इसका आरएनए के साथ क्या रिलेशन है। क्या इतना समझ में आया? जल्दी बताइए, क्या इतना समझ में आया? ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? आगे बढ़े। चलिए, तो यहीं पर आपका चैप्टर ओवरव्यू एंड इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो आप हमें यूट्यूब चैनल पे तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रही हूँ। अगर जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ फटाफट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे सारे के सारे अपडेट्स, नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। डेली बेसिस पर आप प्रीमियर वीडियोस एंड लाइव वीडियोस देख सके और आपका सिलेबस काफ़ी स्मूथ चले, किसी भी प्रकार का बैकलॉग ना रहे। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर आपको क्लास वाइज किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास के यहाँ पर कंप्लीट कोर्स मिलेगा। उस कोर्स में मतलब आपके सारे सब्जेक्ट इंक्लूड रहेंगे क्लास वाइज, और स्पेशली 11-12 के लिए यहाँ पर स्ट्रीम वाइज आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा। और इस कंप्लीट कोर्स में इंक्लूड रहेगा आपका थ्योरी पार्ट, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज,
वन शॉर्ट रिवीजन, क्विक रिवीजन एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इन सब के थ्रू आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, डेली रिवाइज कर सकते हैं और अपने सब्जेक्ट को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज़ www.magnetbrains.com, और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड टेलीग्राम। और आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स, ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, हिंदी मीडियम चैनल एज वेल एज इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पे सारे कोर्सेज आपको हिंदी में अवेलेबल रहेंगे, वहीं पर इंग्लिश मीडियम चैनल पे सारे कोर्सेज आपको इंग्लिश में अवेलेबल रहेंगे। अब बात आती है इन दोनों चैनल पे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। तो यहाँ पर आपको CBSE बोर्ड की तैयारी कराई जाती है। किसकी? CBSE बोर्ड की। तो क्या मैग्नेट ब्रेन्स सिर्फ CBSE बच्चों के लिए है, CBSE बोर्ड वाले बच्चों के लिए है? स्टेट बोर्ड्स वाले बच्चे मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म से प्रिपरेशन नहीं कर सकते? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैग्नेट ब्रेन्स CBSE बोर्ड के साथ इंक्लूड करता है स्टेट बोर्ड्स को भी, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे के सारे टॉप कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में कराता है। जी हाँ, आपने सही सुना और मैंने सही कहा, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन्स से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।